महाराज जी, एक सापेक्षतावाद वाली हाँ, एक बात बहुत प्रचलित है और झंझट आ गए। उसके अनुसार कोई भी चीज बाबा निरपेक्ष नहीं है, दो चीजों के सापेक्ष में ही सारी बात करते हैं। तो क्या इसको अपन मतलब सहअस्तित्ववाद मान सकते हैं? तो हम मानने से क्या होता है, वो जैसा व्याख्या करते हैं वो तो सहअस्तित्व को व्याख्या नहीं करते हैं। सहअस्तित्व को ही भ्रमित होकर सापेक्ष कहते हैं। भ्रमित भाषा सापेक्ष, पूरकता को काट करके सापेक्ष कहते हैं। हम कहते हैं सहअस्तित्व है, परस्पर पूरकता है, ऐसा शुरू करते हैं। इसमें क्या तकलीफ है भाई? ये बात ठीक हो गई कि नहीं हुआ गणेश भगवान? ये ठीक हो गए ना? ठीक है भाई। जो भ्रमित होकर इनको सहअस्तित्व का तो कोई ज्ञान नहीं है, ना कोई लेन देन है, क्योंकि काट पीट करके एक को मोटाना है। क्या होना है? एक आदमी काट पीटने वाला होना चाहिए, फसल कटने वाला, फसल बहुत सारा आदमी चाहिए, ठीक है? एक आदमी मोटाना चाहिए, बाकी सब मिटना चाहिए। उसके लिए इनका व्याख्या है सब, उसके लिए तो ठीक है। ये सापेक्षवाद का यही तो मतलब है। हाँ, उसमें एक जो दूसरी मेजर प्रॉब्लम है सापेक्षवाद में, वो ये है कि वो होने को परिभाषित नहीं कर रहे हैं, स्थिति को परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे के सापेक्ष में होने को परिभाषित कर रहे हैं। वही उसके आधार पर निष्कर्षात्मक कुछ निकल नहीं पाता है। यो क्यों? अस्तित्व में जो है ना पूरकता सिद्धांत है, ये सापेक्षता को अपने में स्वतंत्र रूप में बताना चाहते हैं। रहते हैं पूरकता विधि से। जैसा एक रेखा खींचा, दूसरा रेखा खींचा, एक रेखा वो थोड़ा सा ऊंचा हो गया, एक रेखा छोटा हो गया, इसको सापेक्ष कहा जाए। इसके लिए ऊंचाई के लिए ये पूरक है, ये नीचे के लिए ये पूरक है, ऐसा वो व्याख्या नहीं करते हैं। उससे भी ज्यादा सीरियस मुद्दा है। हाँ। सीरियस मुद्दा यह है कि दो लकीर अगर हमने लिया तो ये दोनों लकीर का होना अपने आप में है, ऐसा मान लेते हैं। ये भी नहीं मानते। अच्छा, ये और सीरियस बात है। कारण दूसरा है कि एक के सापेक्ष में ही दूसरा है। मतलब छोटी लकीर एक अपने आप में वास्तविकता है, बड़ी लकीर अपने आप में एक वास्तविकता है। दोनों एक एक वास्तविकता है, उसका होना अपने आप में भी मुद्दा है, उसकी स्थिति गति को समझना मुद्दा है। उसके बाद एक के सापेक्ष में दूसरे को समझना, ये दूसरी बात है। और फिर तीसरी बात उसकी पूरकता को समझना, ये एक दूसरे के पूरक है। तो ये दोनों एक नंबर और 3 नंबर को हटाकर 2 नंबर की बात करते हैं सापेक्षवाद में। मतलब आप हैं तभी मैं हूँ, ये बात बनती है। हाँ, नहीं तो मैं मेरा अध्ययन है, नहीं तो मैं है ही नहीं हूँ, मैं हूँ, इसको नहीं कर सकते कोई दूसरा। देखिए, एक ही झाड़ में एक छोटा फल होता है, एक बड़ा फल होता है, ठीक है ना? हम देखते हैं हमारा गणित के अनुसार, नाप के अनुसार, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, ठीक है? ये छोटा होने के लिए यदि गवाही करता है ये बड़ा वाला, ये बड़ा होने का गवाही करता है एक छोटा वाला। ये दोनों को बड़ा नामकरण होने का, छोटा नामकरण होने का, ये पूरकता को निभते ही रहते हैं। जब ऐसा है अस्तित्व में तो मॉडल ऐसे ही है। तो उसको ये अपना मनगणंत कुछ भी व्याख्या करें, उसके लिए तो कौन क्या करेगा? सुनने वाला जब तक है तब तक सुनाएगा आदमी। हाँ, तो उसमें ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि ये छोटा है, ऐसा नामकरण भले आप बड़े की तुलना में कर सकते हैं, लेकिन छोटा एक वस्तु के रूप में है ना? वो अपने में वो संपूर्ण है। हाँ, दैट इज द पॉइंट। हाँ, ये पॉइंट है। ये जो छोटा जिसको कहने हैं वो भी अपने में संपूर्ण है, बड़ा जिसको कहते हैं वो भी अपने में संपूर्ण है। उसका फार्मूला लिखा है, इकाई धन वातावरण बराबर इकाई संपूर्ण, वो फार्मूला लिखा। तो जो मेजर प्रॉब्लम है वो होने को ही हम पहले स्पष्ट नहीं करते हैं, है ना? उसके बाद उन दोनों की सापेक्षता को परिभाषित करते हैं, है ना? उस सापेक्षता के आधार पर होना है, बोलिए, प्रतिपादन कर देते हैं। ये बोलिए, जबकि सापेक्षता जो है होने के बाद ये एक दूसरे की पूरकता में होता है।
अपने अनुसार होने की बाद एक दूसरे के पूरकता के अर्थ में छोटे बड़े होते हैं, ठीक है। वैसे ही पत्थर भी, एक छोटा पत्थर बड़ा पत्थर होने के बाद एक दूसरे की पूरकता में ये अपने को प्रमाणित करते हैं, जबकि दोनों अपने अपने में संपूर्ण। हरे हर जय हो, चल रहा हो बतना पर्याप्त है। एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नाम की एक चीज है। हाँ, और इसके बाद से सारी व्याख्याओं को मतलब इसके आधार पर करने की कोशिश की है। अनसर्टेनिटी बराबर ना समझी लिखो, ना समझी बराबर अनसर्टेनिटी, समझी बराबर सर्टेनिटी, खत्म। इतना बार लिखो, आगे चलो। अनसर्टेनिटी क्या चीज है? ना समझी। समझ गए बराबर सर्टेनिटी। एक शब्द के बराबर दूसरा शब्द नहीं होगा, ये व्याख्या क्या जी? इनको कुछ और कुछ शौक है। बाबा, ये जो परमाणु की जब चर्चा करते हैं हम लोग, तो परमाणु में अंश गति करते हैं। क्या जी? परमाणु के अंदर अंश घूमते रहते हैं। हाँ। तो ये जो अंशों में एक मात्रा भी होता है, हाँ। मात्रा के साथ गति भी होता है। हाँ। इन दोनों के संयुक्त रूप को ये लोग मोमेंटम कहते हैं। हाँ, संवेग। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। तो इसके अनुसार ये निश्चित नहीं होता है कि इनकी जो दिशा रहेगी है? इनकी जो दिशा है, क्या चीज? परमाणु अंश, परमाणु के अंदर जो दिशा, कणों की जो गति, क्या दिशा होता है? तो परमाणु के चारों तरफ घूमते हैं। परमाणु अंशों का गति जब एक वलय में घूमता है, गोल गोल घूमता है, निश्चित दिशा में घूमता है, कभी ऐसा घूमे होते ही नहीं। अब किस बात की अनिश्चयता है बताओ ना भाई? अच्छा, जो स्पिन मोशन जो करते हैं वो निश्चित करते हैं, एक तरफ करवट लेते रहते हैं। अभी जो आपने धरती को देखते हो, करवट लेते हो, कितने बार उल्टा घुमा होगा? तो जैसे एक परिवेश की दूरी है मध्यांश से, वो तो निश्चित नहीं होता, कभी पास भी आ जाता है, कभी दूर भी आ जाता है। वो अलग चीज है, वो बात अलग है ना। वो इस ढंग से है, एक प्यार से जो संभालने की वस्तु है, वो प्यार से हम एक निश्चित अपने व्यवस्था को समीकरण करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए कितना दूरी, कितना नजदीक तक हम प्रमाणित कर सकते हैं, वो स्वयं निर्णित किए हैं। परमाणु स्वयं निर्णित कर लिए हैं। उसके लिए आप क्या कर दोगे, मैं क्या कर दूंगा? एक तो उनका जो ये है वो निश्चित नहीं हुआ, इसका मतलब किसका? परमाणु अंश का जो गतिपथ है बिल्कुल निश्चित नहीं है। कैसा निश्चित नहीं है? निश्चित नहीं है तो गतिपथ क्या है फिर? यही उल्टा सीधा शुरू हो गई। तो कभी पास आ गया, कभी दूर चला। क्या आपत्ति हुआ उसमें आपका? जब आपको कौन सा, जैसा कि आप कभी पैर ऐसा कर लेते हो, आदमी बदल गए? तो जब दूर, आपका हाथ ऐसा हो गया आप अनिश्चित हो गए? जब क्या आदमी जात है भाई? जब बाबा दूर चला गया तो उसकी गति कम हो गई। कई को कम हो गई, पास आ गया तो उसकी गति बढ़ गई। कोई गति कम नहीं होता है, ना ज्यादा होता है। परमाणुओं का जो गतिपथ में जो गति है वो यथावत है, स्पिन मोशन है वो यथावत है, स्थिति यथावत है, गति यथावत है, ठीक है। अब रह गया ये गतिपथ जो है, ये ऐसा हम चलते हैं, थोड़ा सा ऐसा दूर से भी चल दिए, इधर ऐसे थोड़ा सा दूर से पास से भी चल दिए। ये जो इधर जितना दूर होता है, इधर इतने ही पास होता है। डायमीटर उतने आप रहता है वो उतना ही। अभी ये धरती जितने भी घूम रहा है सूर्य के चारों तरफ, वो भी वैसे ही है। चलो रे आगे, चला गया। तो इसको इस तरीके से मान सकते हैं कि रूप और गुण जो परिवर्तनशील है, ये यहाँ तक वो लोग देख पाए हैं और इस आधार पर बोलते हैं कि ये निश्चित नहीं है, बदल रहा है। रूप जो है ना, देखो परमाणु का रूप कभी बदलता नहीं, परमाणु अंश समान है, सभी परमाणु अंश एक समान, ठीक है। और गठनपूर्ण परमाणु एक समान, प्राणकोशा एक समान, जागृति एक समान, चार बिंदु इस धरती पर अभी मेरे पास मैं जितना समझा हूं उसके अनुसार ये चार जगह में समानता को देखा है। परमाणु अंश सभी का सभी समान है। जो परमाणुओं के रचना के अनुसार जहां जब वो अंश काम करना है वहां वही काम करता है। जैसा प्राणकोशा
ये पैर में भी काम कर रहा है, ब्रेन में भी काम कर रहा है, हृदय में भी काम कर रहा है, आतड़ी में भी काम कर रहा है। इसको सामान्य व्यक्ति समझ सकते हैं, ऐसा मेरा सोचना है। देख लीजिए जैसा बनता है। आप इस पर थोड़ा सा बढ़िया से ठीक है। यहाँ आ जाओ ना, थोड़ा सा इसको पुष्टि कर दो। अनिश्चयतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन जहाँ से शुरू हुआ है ना, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जिसको कहते हैं, वो इस रूप में शुरू हुआ कि ये जो एटम को देखना शुरू किया इन लोगों ने, एक जगह में नहीं रहते हैं, जो परिवेश में जो घूमना है अंशों का, उसको चार्ज कहते हैं, हम अंश कह रहे हैं, कुछ भी। उन चार्जेस का जो लोकेशन है उसको जब तय करने जाते हैं तो ये पता लगता है अपने अपने बलबूते की नहीं रह जाता है। दो रिलेशन देखिए, दो चीज है। एक तो उसका पोजीशन, निश्चित परिवेश दिखाई नहीं पड़ता है ना, हम देख नहीं पाते हैं, बताते नहीं है, दिख नहीं पाता है, ऐसा नहीं। और क्या होता है, और क्या होता है? वो जो आप कहना चाह रहे हैं परिवेश के आसपास वो दिखाई पड़ते हैं। ठीक है ना बाबा, हम ये कहते हैं हम जो देख पाते हैं, आँख तो हकीकत को देखता नहीं, आँख का मादा बहुत छोटा है, उस प्रक्रिया से हम सत्य को समझना चाहते हैं, वो होने वाला नहीं है, वो कभी होने वाला नहीं है। आंखों में सत्यता आता नहीं। एक आंखों से देखकर कुछ निष्कर्ष निकाला गया है। वो आंखों में जितना दिखता है उसके अनुसार निष्कर्ष न होगा। आंधी होल कैसा निकालोगे तुम? आपको आंख में जैसा दिखा वैसा निष्कर्ष निकाल ले तो चांद उसको देख लेंगे, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं उसको, फिर देख लेंगे इसमें से क्या निकल के आता है ना। तो उसको देखने जाते हैं तो उस परिवेश के चारों तरफ है ना एक निश्चित दूरी तक उस अंशों का होना पाया जाता है। तो हम परिवेश तो देख पाते हैं, पहला परिवेश, दूसरा परिवेश, तीसरा परिवेश, इस तरह से देख पाते हैं। लेकिन वो परिवेश को एक बिल्कुल लाइन में है ऐसा दिखता, बल्कि धुंधला दिखता है। एक दूरी है हर परिवेश के साथ जिसमें वो अंश दिखाई पड़ते हैं, है ना। ये देखा गया। इसके आधार पर जो उन्होंने प्रतिपादन किया वो ये है कि इसका जो होना है अंश का उस परिवेश में, इसको निश्चयता पूर्वक नहीं कहा जाता। ठीक है, क्यों? अनसर्टेनिटी का अमाउंट है, एक अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है उस परिवेश में होने के लिए। क्या अनिश्चयता है बताओ ना भाई। यही तो बता रहा हूँ ना कि उस परिवेश से वो थोड़ा हटा हुआ होता है। ये कितना हटा हुआ होगा वो इस पे निर्भर करता है कि हम उसको बाहर से देखने के क्रम में कितनी ऊर्जा दे रहे हैं, कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो ठीक हो गया। एक मिनट उसको पूरा करते हैं। अच्छा। तो यहाँ से ये बात उन्होंने शुरू की कि हम उसके होने का है ना निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते कि वो उस परिवेश में किसी क्षण में कहाँ पर है। इतना तो हम बता सकते हैं कि इस परिवेश के आसपास इस संभावनाओं के साथ होगा। वो ठीक है था। इतना जो है प्रतिपादन है वो। ये बढ़िया है, ये अच्छा है। वो जो कोई कठिनाई नहीं होती है। ये देखिए ये प्रतिपादन अच्छा है, ना समझी का उतना जोड़ देने पर ठीक पूरा हो जाता है। सुनिए तो सही, कैसा 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 इसमें जोड़ना ही होगा मेरे हिसाब से कि गलती यहाँ पर नहीं है, गलती इस बात पर है कि इसके आधार पर ये निष्कर्ष निकालना कि जो ये अनिश्चितता यहाँ पर दिख रही है उसके ठीक ठीक स्थान निश्चित करने में वही अनिश्चितता पूरे अस्तित्व में है। हाँ, ये निष्कर्ष निकालते हैं। हाँ, एक स्थान में होने पर गति कहाँ हुआ? हाँ, देखिए पहले बात प्लस परस्परता का प्रभाव, उसके फलस्वरूप इतनी अनिश्चितता दिखती है। देखिए वो नहीं है, हाँ वही और एक फैक्टर उसमें जोड़िए, जो हमने जो उसको डिस्टर्ब किया वो फैक्टर उसको काउंट कर रहे हैं वो लोग। हाँ उसको काउंट कर रहे हैं। देखिए हमको प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हम उसको जनरलाइज करने जाते हैं कि जैसा ये अनिश्चितता उस छोटे से स्थान पर दिख रही है मल्टीप्लाई ही होती है, वही अनिश्चितता पूरे अस्तित्व में है। हाँ, ऐसा सोचने गए सबसे नुकसान वो ही हुआ। तो इसमें हमारा कहना यह है, ना समझी हम कैसा कहते हैं। पहली बात यह है, हाँ, पहला मुद्दा यह है
आंखों में किसी संपूर्णता अमाता नहीं। एक तो बात ये रखा है। नंबर 2, किसी वस्तु को हम अंगुली किए बिना हम पहचानते ही नहीं है। अपने स्वरूप से विचलित किए बिना, परेशान किए बिना हम किसी वस्तु को, मूल वस्तु को देखना जानते ही नहीं है। 2 हो गया। तीसरा फैक्टर यह है गति और स्थिति। अविभाज्यता के साथ सर्वाधिक गति को प्रदर्शित करता हुआ परमाणुओं का परिवेशी अंशों का गति को, जो एक जगह में आप ये पाने के लिए कैसा कल्पना करते हैं। ये 3 फैक्टर इसके साथ जुड़ता है। एक फैक्टर और परस्परता का प्रभाव। हाँ। वो जो परमाणु है और परमाणु अंश है, वो सब बाकी सब परमाणुओं के परस्परता में है ना, उसका जो प्रभाव है सभी रहता है एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के साथ रहना एक आवश्यकता है। ये जो एक दूसरे के साथ होने का फल ही है, ये अपने अपने परिवेश में है ना, जो इसके नैसर्गिकता में ये है, इसके नैसर्गिकता में ये है, इनके कारण से ये इनकी हंसी, इनके नैसर्गिकता से इसकी हंसी, जो इन दोनों का अस्तित्व बरकरार रहने की इसका प्रमाण ये स्वयं में सिद्ध करता है। उसके बारे में हम अपने मनगणंत, क्योंकि हम स्वयं पगलियान हैं, बत्ती निकल गई है, इसीलिए परमाणु में भी बत्ती निकला है, ये कह रहे हैं। कहने की मतलब इतने आगे चल रहे हैं। बाबा ये उल्टा कहते हैं, एक परमाणु का बत्ती निकला है इसलिए हर आदमी की बत्ती निकला। वही आपने, वो तो ठीक है, इसीलिए वो दोनों एक ही हुआ ना, काउंटर चेक हुआ ना। ये मनुष्य का बत्ती निकला है इसलिए परमाणु का बत्ती निकला है। वो कहते हैं परमाणु का बत्ती निकला है इसलिए मनुष्य का बत्ती निकला है, ये वो कहते हैं। ठीक है, दोनों का रिजल्ट, एंड रिजल्ट वही है। ठीक है ना? उसको ऐसा कहना ठीक होगा। हाँ, क्या होगा बताओ, कोई अच्छी विधि बताओ। यहाँ तो सही, यहाँ बाबा आप तो इस शब्द को सुनने को तैयार नहीं है। किसको? अनसर्टेनिटी शब्द को आप सुनने को ही तैयार नहीं। कैसे कोई बोलता? अनसर्टेनिटी नाम की कोई चीजें होती नहीं। यदि अनिश्चयता नाम से यदि आप कहना चाहते हैं हिंदीकरण में, अनिश्चयता नाम की कोई चीज होती नहीं। मनुष्य निश्चयता को पहचानने में असमर्थता बनी रहती है। वो सामर्थ्य को जोड़ा जाए। इसमें जिस घटना का वो विवरण दे रहे हैं, उस घटना को हम ठीक से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। वही, उसको एक्सप्लेन अपन करेंगे। और उसमें गलती कहाँ हो रही है निष्कर्ष निकालने में, वो भी हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो घटना तो ये घट रही है कि हम परमाणु अंश को देखने जा रहे हैं। वो परमाणु अंश जो अपने आप में गति में है ना, स्थिति में है, को बनाए हुए हैं, परस्परता में है दूसरे परमाणु अंश और परमाणुओं के, है ना। उसके प्रभाव के कारण, सम्मिलित प्रभाव के कारण उस परिवेश, जो उसका परिवेश अपना है, उससे इधर उधर होते हुए दिखाई पड़ते हैं। हाँ, वो ठीक है। वो परिवेश के आधार पर वो ठीक है ना। ये इतना तो तुम्हारा ठीक हो गया, ये बात फिट हो गई। अब हम उसको जब देखने जाते हैं तो हमको वो उस परिवेश विशेष में नहीं दिखते, उसके आसपास दिखते हैं, है ना। समझ गया? ऐसा दिखना है, उसको अगर हम कह रहे हैं कि अनिश्चयता है, समझ गया। थोड़ा ये जो अंतिम गोल है ना, टेढ़ी मेढ़ी होने के आधार पर वो जो कहते हैं, वो उनका आंखों की धोखा है। वो नहीं, धोखा नहीं, उसने पूरा उसको देखा नहीं। हाँ, बात वही। ठीक है। इसलिए उसको ही सिर्फ देख कर कह रहे हैं कि ये अनिश्चयता है। सही बात। ठीक तो हो गया। दूसरी गलती ये हो रही कि उस अनिश्चयता के आधार पर सबको निकाल रहे हैं कि सब अनिश्चय है, अनिश्चय है। ये और भी धोखाधड़ी हो गई, जिसको उनके दिए हुए एक्सपेरिमेंट को भी हम ध्यान से देखकर एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। बहुत बढ़िया हो गया, खत्म हो गया बात। वो सापेक्षता का जो बात है, मैं समझता हूँ यहाँ ठीक है। तो सापेक्षता की बात में पहला मुद्दा है, हर एक परमाणु अपने वातावरण सहित परिपूर्ण है, क्योंकि उसका आचरण निश्चित है। जिसका आचरण निश्चित नहीं है वो परमाणु हुआ नहीं है। ठीक है, हर परमाणु का अपना आचरण निश्चित होने के आधार पर वो अणु के रूप में, अणुरचित रचना के रूप में अपने वैभव को व्यक्त किया है। ठीक हो गए।
उसी भांति एक प्राण कोशा अपने वातावरण सहित संपूर्ण, ठीक है, वह संपूर्णता के साथ अपने आचरण को निश्चित आचरण को देता जाता है। उसके आधार पर एक वनस्पति रचना से लेकर मनुष्य शरीर रचना तक की, श्रेष्ठ रचना तक की अपने को प्रमाणित किया है। कितने बात अपने को समझ में आता है। उसके बाद जीवन में जो गठन पूर्णता परिणाम से मुक्ति के लिए होना है, जीवन के जो स्वरूप में जीवन अपने वातावरण सहित संपूर्णता के साथ साथ वो अक्षय बल, अक्षय शक्ति को प्रमाणित किया है। और वही चीज पुनः जागृत होकर के जो यथार्थताओं को, वास्तविकताओं को, सत्यता को जीवन में आचरण में प्रमाणित करने के कार्यक्रम के तहत क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता को प्रमाणित करता है। इतने तो कथा है ये राम कथा, इसमें कौन सा बड़ी भारी पंचायत है भाई। इससे जो है ना हर एक अवस्था, हर एक का आचरण निश्चित है, इसलिए हर एक निश्चित है। तो इसमें सापेक्षता का क्या मतलब आ गया भाई। हमारा दिमाग की खराब के अलावा क्या चीज होगा, दिमाग की कारखाने के अलावा क्या आता है सापेक्षता, बताओ। अनिश्चयता कहां से आता है। जब अस्तित्व निश्चित है, विकास निश्चित है, अस्तित्व स्थिर है, होना स्थिर है। क्या बात है महाराज जी। विकास और जागृति निश्चित है, यही लिखा है, ठीक है। तो इसके ऊपर अपना व्याख्याएं जो देना है विभिन्न आयामों में, उसको मार्क करिए, उसको पूरा करेंगे, वो ठीक है।